Hello everyone, today we are going to learn about frustration, conflict and stress from the psychology subject, and this comes under unit 3. This is a revision class, so all of you know what is frustration, conflict and stress. So let's just revise it. Let's start with introduction. Needs, drives और motives play an important role in motivation of human behavior. जो हमारी needs है, जो हमारी drives है, जो हमारा motive है कि हमें क्या करना है, वो बहुत अहम रोल निभाता है ना, एक motivation में, जब एक human behavior में. रिपीटेटेड फेलियर्स, जब हम रिपीटेडली कोई काम करते हैं और उसमें जब हम फेल होते हैं, है ना, तो जो सिचुएशन हम फेस करते हैं उसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं. और वो चीज एंड होती है कि जब आप उस चीज से एडजस्ट नहीं कर पाओगे, या फिर कोई अबनॉर्मलिटी है, या फिर आपको मेंटल इलनेस है, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, है ना. तो उस चीज को कहते हैं फ्रस्ट्रेशन. एंड इट इज टिपिकली फाइट गोइंग ऑन बिटवीन वंस नीड्स एंड मोटिव. ये एक हमें क्या जरूरत है और हमारा क्या मोटिव है, उन दोनों के बीच में हमेशा ना एक कश्मकश चलता रहता है. ठीक है, तो उसके बीच में जो होता है उस चीज को हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन. आगे बढ़कर मीनिंग एंड डेफिनेशन. मैन इज एन एम्बिशियस इन नेचर. हम बहुत महत्वाकांक्षी है ना, इन नेचर में जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत महत्वाकांक्षी है. वी हैव मैनी एस्पिरेशन एंड डिजायर टू बी फुलफिल्ड एंड वी प्लान एंड स्ट्राइव हार्ड फॉर इट्स रियलाइजेशन. हम किसी चीज को होप करते हैं, जो हमारी डिजायर है, जो हमें कोई चीज अचीव करनी है, उसके लिए हम काफी हार्ड वर्क करते हैं. We may sometimes end with repeated failures. जब हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो उसमें फेलियर्स भी होते हैं, कभी कभी हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू गुड, फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ अ डिजायर और नीड. फ्रस्ट्रेशन क्या है? एक इमोशनल टेंशन है जो कि रिजल्ट करता है ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर और नीड, जो रोकता है आपकी डिजायर को, उसको पूरा होने से, या फिर आपकी जरूरत को पूरा होने से. एंड अकॉर्डिंग टू Goleman, frustration results when our motives are thwarted either by some obstacle that blocks or impedes our progress towards a desired goal, or by the absence of an appropriate goal. नेक्स्ट देखेंगे कौन से फैक्टर्स फ्रस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं. सो व्हाट आर द फैक्टर्स कॉजेस फ्रस्ट्रेशन? एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये बाहरी फैक्टर है जो असर करते हैं हमारे फ्रस्ट्रेशन को. फिजिकल फैक्टर है, उसमें आता है जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जो फ्लड हो गया, मतलब बाढ़ आना, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कोई कहीं किसी जगह जल गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीजें जो है, रास्ते में आप जा रहे हो, कहीं पे ट्रैफिक जाम हो गया, है ना, सूखा पड़ गया, खेत जो क्या कहते हैं किसान है, उनकी फसल अच्छे से नहीं हो पाई, तो किसी न किसी रीजन से ये सारे फिजिकल फैक्टर है जो कि फ्रस्ट्रेशन को कॉज करते हैं. और जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो आपकी डेफिनेटली आपकी जो क्या कहते हैं ह्यूमन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना. तो ये था फिजिकल फैक्टर. नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, फायर, accidents, etc. Obstacles such as traffic jams, crowded lines at the supermarket, droughts that destroy a farmer crops, noise that prevents concentration, flood that delays us in our travel. This can disturb human life. और जब human life disturb होती है तो definitely we get frustrated. Social and societal factors. अब ये वो चीज है कि जो हमारे सोसाइटी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए, कुछ कल्चर बिलीफ है ना, जब आप उसको कंप्लीटली पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाते हो तो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे जाते हैं. तो उस रिस्ट्रिक्शन को आप फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि क्या है ये सब, मेरे ऊपर ही क्यों हो रहा है ये सब, राइट. तो वो है the rules and the regulations of the parent, society, locality, culture and belief may control the desire and motives of people. Restriction imposed by other people, laws, custom, norms of society. Example,
एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंटरकास्ट मैरिज, है ना। इंटरकास्ट मैरिज में ये सारी चीजें होती है कि हमारे कल्चर में तो यही था, आपके कल्चर में तो ये है. सो दिस आर फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, सोशल एंड सोसाइटल फैक्टर्स. थर्ड फैक्टर इज इकोनॉमिक फैक्टर, फाइनेंशियल, पैसे वाला. जब हमें पैसे की तंगी होती है, हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि अब घर कैसे चलेगा, मैनेज कैसे करेंगे, है ना. तो इकोनॉमिक फैक्टर में वो चीज आती है. फाइनेंशियल फैक्टर, एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ फूड एंड वाटर, अदर्स सीवियर इकोनॉमिक डिप्रीवेंशन. एंड लास्ट वन है इंडिविजुअल्स ओन लिमिटेशंस, हमारी खुद की लिमिटेशंस. अगर हम हैंडीकैप्ड है, अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया है, तो हम कुछ काम करने के काबिल नहीं है, है ना. तो ये वो चीज है, लैक ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड फिजिकल हैंडीकैप्स. तो हमने फिजिकल एक्सटर्नल फैक्टर में देखा, फिजिकल फैक्टर, सोशल और सोसाइटल फैक्टर, देन इकोनॉमिक फैक्टर एंड इंडिविजुअल्स ओन लिमिटेशन. अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर के बारे में. तो इंटरनल फैक्टर क्या है? इंटरनल फैक्टर मतलब हमारा खुद का फैक्टर, है ना. जो फिजिकल अबनॉर्मलिटी एंड डिफेक्ट्स, जब हमें कोई फिजिकल अबनॉर्मलिटी है या हमारे अंदर डिफेक्ट्स है, जैसे कि कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, किसी का अगली फेस है, किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है, किसी को बॉडीली कोई डिफेक्ट्स है, जैसे कोई अंधा है, कोई सुन नहीं सकता, है ना. तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन को कॉज करती है. सो टू बिग और टू स्मॉल stature, very heavy and thin body, ugly face, dark complexion, bodily defects like squint eye, blindness, tough and dumb, etc. cause frustration. तो एक था physical abnormalities और defect. दूसरा है conflicting desire और aim. इसमें क्या होता है, जब frustration होता है, वो क्यों होता है कि हमारी कुछ डिजायर है और हमारा एम कुछ और है. जैसे फ्रस्ट्रेशन बाय obstructing mutual aims and goals. Example, a person may be interested in marrying a girl whom he loves, but he wishes to go abroad by marrying another girl. तो मतलब ये क्या है कि तुम्हारी डिजायर कुछ और है, तुम्हें चाहिए कुछ और, तुम्हारा एम कुछ और है ना. Then individuals morality and high ideas, and individuals moral standards, code of ethics and high ideals may become source of frustration. जब आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं ना, हाई आइडियाज, वो भी एक फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है. क्यों? क्योंकि जब आपके आइडियाज हाई होते हैं, आपका मोरल हाई होता है, क्या कहते हैं, मोरालिटी हाई होता है, तो आप एक पर्टिकुलर चीज, आप अपने एथिक्स को अड़े रहते हो, है ना, कि नहीं मैं इसके नीचे तो नहीं जाऊंगा, ये मुझे अलाउ नहीं करता. तो तब आपको कुछ अचीव करना है, बट आपके स्टैंडर्ड्स इतने हाई है कि आप उस लेवल पे नहीं जाना चाहते, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है. दूसरा है लेवल ऑफ एस्पिरेशन टू हाई. वन मे एस्पायर वेरी हाई इन स्पाइट of one's incapabilities or human limitations. Example, a person dreams to become a captain of cricket team but does not even know the basics of the game. अब जैसे मेरी एस्पिरेशन बहुत हाई है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन मुझे जब पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं वो चीज पूरी कैसे करूंगी. तो ये इंटरनल फैक्टर है. ठीक है, कि जब हमारी डिजायर, हमारा होप बहुत हाई होता है कि मुझे ये करना है, बट मुझे उसका बेसिक ही नहीं पता, तो वो चीज मैं कैसे कर पाऊंगी. ठीक है. लैक ऑफ परसिस्टेंस एंड सिंसियरिटी इन एफर्ट. फ्रस्ट्रेशन may be caused due to weakness in putting continuous persistent efforts with courage, enthusiasm and willpower at one's command. Example, reading a book without interest and complaining that book is not understandable. He also complains of inability of grasping power. जैसे लैक ऑफ परसिस्टेंस, सिंसियरिटी. जब आपके अंदर कोई सिंसियरिटी नहीं है, जब आप कुछ काम कर रहे हो, देन यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग कि ये तो अच्छा नहीं है. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा ले सकते हैं, कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन जब आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा. एट लास्ट आप टीचर को ब्लेम कर देते हो कि पर्टिकुलर टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ा, तो हमें पता ही नहीं चला. राइट. तो ये वो वाला एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे. Reaction to frustration. So increasing trials and improving efforts. Frustration, some people go into
introspection and try to overcome obstacles either by increasing efforts or improvement of behavior. जब आपको कुछ चीज अचीव करनी होती है ना, तो उस चीज के लिए ट्रायल भी बहुत सारे करने पड़ते हैं. तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम नहीं करोगे, जब तक आप अपने एफर्ट्स इंक्रीज नहीं करोगे, तब तक आपके बिहेवियर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता. ठीक है, तो वो भी एक चीज है कि जो फ्रस्ट्रेशन को कॉज करती है. देन अडॉप्टिंग compromising means repeated failures force people to change the direction efforts if no medicine nursing would do. Adopting compromising means, तो एक बार repeated failures होता है एक डायरेक्शन में, है ना, जब वो एक अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो वहां पे भी हमें फ्रस्ट्रेशन होता है. जब हम किसी चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, रिपीटेटेड फेलियर होता है, तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे में. देन है विड्रॉवल. द इंडिविजुअल लर्न टू मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशन दैट कॉज हिम फ्रस्ट्रेशन. बिहेवियर सच एज asking for a transfer or quitting a job, refuse to marry in case of sexual incompetence. withdrawal, किसी भी चीज का withdrawal, जब आप किसी चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, है ना, तब ये withdrawal symptoms आता है. fixation, an employee blames other and surprises for his problem without knowing. fixation मतलब आप अपने ब्लेम को किसी और के ऊपर डाल के आप सरप्राइजिंगली क्या कहते हैं बिहेव करोगे कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था. Then regression, behaving immature and inappropriate manner and may self-pity. So behaving in an immature and childish manner and may self-pity, feel sorry for oneself, है ना. Physical disorder, physical elements such as fever, अपसेट स्टमक, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी कॉज करती है फ्रस्ट्रेशन को. एपैथी, बिकमिंग इररिस्पॉन्सिव एंड डिसइंटरेस्टेड इन अ जॉब एंड हिज कोवर्कर्स. सबमिसिवनेस, हियर द इंडिविजुअल सरेंडर्स हिमसेल्फ एंड एक्सेप्ट हिज डिफेक्ट. अ चाइल्ड बिकम सबमिसिव इन थिंग आफ्टर रिपीटेड फेलियर. जो आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पाते हो तो आप किसी जो सामने वाला है उसको सरेंडर हो जाते हो कि भाई आप जैसे कहोगे वैसे हम कर लेंगे. ठीक है. देन फ्रस्ट्रेशन, रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन, वायलेंट. जब हम क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम वायलेंट भी हो जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं, है ना. तो एक्सटर्नल अग्रेशन क्या है? दिस अग्रेशन मे बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईदर द पर्सन और अ पर्सन हु कॉज द फ्रस्ट्रेशन और टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूट. एंड एम्प्लॉयमेंट मे बी quarrel with his boss for not getting promotion or rebuke his wife and child, showing the enmity in one or अदर मैनर. ये अग्रेशन है. जैसे ऑफिस में हमारा कोई काम प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो वो गुस्सा हम आके घर पे अपनी आके अपने वाइफ या फिर बच्चों पे या फिर घर के फैमिली मेंबर्स पे निकालते हैं. मतलब कहीं का गुस्सा हमने कहीं और शो किया. ठीक है. देन इंटरनल अग्रेशन, एंड अग्रेशन टर्न्स टुवर्ड्स सेल्फ. Instead of releasing the tension on others, it is self-directed, blaming self. Eventually, the person becomes neurotic or tries to find escape through suicide. इंटरनल अग्रेशन क्या है कि हम जब किसी से, ये पहले एक्सटर्नल अग्रेशन में क्या हुआ कि कहीं पे वो गुस्सा था, उसने आके गुस्सा कहीं और पे निकाल दिया. जबकि इंटरनल अग्रेशन में ये होता है कि जो हमारे अंदर का गुस्सा है वो हम अपने अंदर अपने आप ही रखते हैं, है ना. हम किसी से बात नहीं करते तो वो चीज हम अपने आप को सेल्फ ब्लेम कर देते हैं. हो सकता है ये मेरी वजह से ही हुआ हो, है ना. तो फिर उसमें क्या होता है कि पर्सन न्यूरोटिक हो जाता है, उनको न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं.
और फिर जब वो होता है तो फिर पर्सन को ये लगता है कि जब मैं मुझ में ही गलती है तो फिर मैं सुसाइड कर लेता हूँ या फिर मैं अपनी लाइफ को एंड कर लेता हूँ, बट वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जब भी आपको किसी चीज को लेकर फ्रस्ट्रेशन है, यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू टॉक अबाउट योर फ्रस्ट्रेशन टू समवन। जब आप अपने आइडियाज किसी के साथ शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं वो टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेज। अच्छा, हाँ न, अब हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वो चीज है कि जब कश्मकश, जिसे हम कहते हैं कि मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट एक झगड़े को भी कह सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट एक क्या कहते हैं, कश्मकश को भी कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट, है ना। दिस टर्म्स इज कॉमनली यूज्ड। There may be conflict between two culture, religion और organization। conflict मतलब अनबनाव, एक अनबनाव भी है। ठीक है, ये हो सकता है दो कल्चर के बीच में, दो रिलीजन के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दो पार्टीज के बीच में, दो फैमिली मेंबर्स के बीच में भी ये चीज हो सकती है ना। So conflict means a painful emotional state which results from a tension between opposed and contradictory wishes। तो क्या है कॉन्फ्लिक्ट? क्या है कॉन्फ्लिक्ट? वो चीज है कि पेनफुल इमोशन है जो कॉज करता है टेंशन को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप कुछ कह रहे होते हो, जब आपकी कोई विश है, कोई नीड है, उसका अपोज हो रहा हो और आपकी जब कोई विश पूरी ना हो रही हो, तो जो उसके बीच में जो तनाव होता है उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आर indecisiveness in making choice between opposing or contradictory desire। internal conflict क्या है? एक डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं, एक प्रॉपर चॉइस नहीं कर पाते हैं कि हमें उसका अपोज करना है या कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब करना है, क्या करना है हमें। one of the confusing thing about frustration and conflict is that each may be the consequences of other। frustration के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, बॉय मीट्स अ गर्ल, आस्क फॉर अ डेट एंड इज टर्न डाउन, रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, शुड बी आस्क अगेन और गिव अप। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एक लड़का है, एक लड़की को पूछ रहा है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, है ना। उसने मना कर दिया तो उसका कॉज हो गया फ्रस्ट्रेशन हो गया। अब उसको ये लग रहा है कि मैं उसको जाके दोबारा पूछूं या फिर मैं उसको गिव अप कर दूं। तो जो उसके बीच का जो वो है कॉन्फ्लिक्ट, कि मतलब एक बार ट्राई करना चाहिए कि मैं गिव अप कर दूं। तो ये है फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट। और अब चार टाइप है कॉन्फ्लिक्ट के, 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट इज अप्रोच अप्रोच, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस एंड डबल मल्टीपल अप्रोच। सो हम ये 1 by 1 देखेंगे। अप्रोच में देखते हैं क्या होता है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन द इंडिविजुअल हैज टू डिजायरेबल बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स। अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिजायर gratification as when a youth has to choose between two attractive and practicable careers may lead to some vacillation but rarely go great distress। Example, ये अप्रोच क्या है कि दो बहुत अच्छी चीज है और आपको दो बहुत अच्छी चीजों में से कोई एक चीज चूज करनी है। ठीक है, तो एग्जांपल ले सकता है, रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवेल और गो फॉर अ गेम्स। मतलब आप गेम्स भी आपकी फेवरेट है, आपको नॉवेल पढ़ना भी पसंद है, तो उस दो चीजों में से किसी एक को चूज करना है तो उसको क्या कहेंगे? अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा एक एग्जाम्पल है, सिलेक्शन ऑफ वन गर्ल फॉर मैरिज फ्रॉम टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब दो सुंदर लड़कियां हैं, दो में से किसको चूज करें, तो वो भी एक क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि दोनों अच्छी है, दोनों पढ़ी लिखी है, दोनों सुंदर है, अब किसको चूज करें। ठीक है, तो उसके बीच की जो कश्मकश है उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। एंड लॉयल टू वाइफ और लॉयल टू मदर, किसको लॉयल रहे, वाइफ को रहे कि मम्मा को रहे। ठीक है, तो ये होता है अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। Next one is avoidance avoidance। This type of conflict occur when there are two undesirable situations but
cannot avoid one without encountering the other. इसमें ये है कि दोनों situations आपको पसंद नहीं है, but somewhere somehow आपको कोई एक चीज तो choose करनी ही है ना. Conflict whereby one must choose between two more or less equally undesirable or unattractive goals. Example, a situation where you have to decide between doing unwanted homework और डूइंग अनवांटेड हाउस होल्ड. मतलब आपको दोनों चीज नहीं करनी है, ठीक है ना. आपको होमवर्क करना है ना आपको घर का काम करना है, बट आपको दोनों में से कोई एक चीज तो चूज करनी ही है. तो वो होता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. फिर है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन अ पर्सन इज बोर्न अट्रैक्टेड the conflict occurs when a person is both attracted and repulsed by the same object, person or situation. This is difficult to resolve. The person is attracted to a goal that has both positive and negative values. It occurs when there is one goal or event that has both positive and negative effects or characteristics that make the goal appealing and unappealing साइमल्टेनियसली. मतलब आपको पता है एक चीज करनी है, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी है, उसके कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी है. तो जब आप कुछ करने जाते हो तो आप दोनों तरफ का सोच के जाते हो, पॉजिटिव भी सोचते हो, नेगेटिव भी सोचते हो, है ना. एग्जाम्पल लेते हैं. टू मैरी और नॉट टू मैरी, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. टू परचेज समथिंग और नॉट, कुछ खरीदना चाहिए कि नहीं. खरीदेंगे तो अच्छी बात है, नहीं खरीदेंगे तो पैसे बचेंगे, है ना. तो ये जो होता है वो होता है कि आपकी एंजाइटी को इंक्रीज करता है, और फिर उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, करे कि ना करे. करेंगे तब भी कुछ अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नेगेटिव होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, है ना. तो ये वो चीज है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट है डबल multiple approach. In real life, the individual frequency is faced with having two choices between two or more goals, each of which has both attractive and repelling effects. Since the tendency is to either approach or avoid each of the goals, this pattern is called double approach avoidance. Example, choosing a house in the country means fresh air, fresh room to live, peace and quiet, and it also means many hours of commuting to work in heavy traffic and long distance from the city. जैसे कि इसमें है कि अगर आपको एक अच्छा सा कंट्री में अच्छा सा घर चाहिए जहाँ पे ताजी हवा हो, रूम अच्छा हो रहने के लिए, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, क्वाइट हो, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप काम कहीं दूर करने जाओ, है ना. तो डबल और मल्टीपल अप्रोच है ये. मतलब आपके पास दो चीजें आपको करनी है, ठीक है, बट दोनों चीजों में कहीं ना कहीं आपको दोनों चीज चाहिए. मुझे एक अच्छा घर भी चाहिए, काम से दूर भी होना चाहिए. तो जो आपके क्या कहते हैं हैवी ट्रैफिक में से, लॉन्ग डिस्टेंस में से सिटी में जाना पड़ेगा और आपको रहना है घर में अलग से. तो ये डबल और मल्टीपल अप्रोच है, ठीक है. इसमें दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है, दोनों अट्रैक्टिव फीलिंग भी होती है और रिपेलिंग फीलिंग भी होती है, ठीक है. अब देखेंगे व्हाट इज सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सोर्स मतलब कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं. वी अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट एज अ क्रिएशन ऑफ dissatisfaction felt by an individual due to non-fulfillment of two contradictory motives. We may categorize this as the following: different motives of life stages. हमारे different motives होते हैं life stages के according, हमारे motives change होते हैं. Home environment, school environment, occupational environment and social and cultural environment. So different motives of life stages in our society today. There are motives which are most pervasive and difficult to resolve. This motive generally occurs between the following areas: independence versus independence,
dependence, intimacy versus isolation, cooperation versus competition, impulsive expression versus moral standards. ये डिफरेंट मोटिव्स है, ठीक है। इंडिपेंडेंट रहना है कि डिपेंडेंट रहना है, इंटीमेसी चाहिए कि आइसोलेशन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए कि कंपटीशन चाहिए, या फिर इम्पल्सिव एक्सप्रेशन चाहिए या आपको मॉरल स्टैंडर्ड अचीव करने हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट मोटिव्स जो होते हैं वो भी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। तो ये था फर्स्ट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखते हैं dependence versus independence. In times of stress, we may want to restore to the dependence characteristics of childhood, to have someone to take care of us and solve our problems, but we are taught that the ability to stand on our own and assume responsibilities is a mark of maturity. जैसे कि जब हम बचपन में होते हैं तो क्या होता है कि कोई हमारी टेक केयर करता है और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, बट हमें ये सिखाया जाता है कि हमें हमारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। एक मैच्योर पर्सन वही होता है जो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाए। तो ये है कि हमें किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट रहना है या डिपेंडेंट रहना है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, द डिजायर टू बी क्लोज टू अनदर एंड टू शेयर योर innermost thoughts and emotions may conflict with the fear of being hurt or rejected if we expose too much of. ये क्या होता है इंटीमेसी? जब इंटीमेसी क्या है, एक किसी की क्लोजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। किसी से जब आप क्लोज होते हो तो इंटीमेसी होती है, जब आप उसके साथ सारी चीजें शेयर करने लगते हो, लेकिन फिर आप ये सोचते हो कि उससे अच्छा आइसोलेशन है, क्या पता मैं हर्ट हो जाऊं, क्या पता कोई मुझे छोड़ के चला जाए, ठीक है। फिर है कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन। कंपटीशन बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड। जब जैसे आप छोटे हो तभी से कंपटीशन शुरू हो गया था ना। स्कूल में कौन सा बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कौन सा बच्चा सेकंड आ रहा है, वो चाहे स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे सिबलिंग्स की बात हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, है ना। तो कंपटीशन बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड अमॉन्ग सिबलिंग, continues through schools and culminate in business and professionals rivalry. At the same time, we are urged to cooperate with the help of others, such as contradictory expectations have the potential for producing conflict. और एक सेम टाइम वो है कि जब हम ये भी कहते हैं कि कोऑपरेशन, सब साथ में मिलके चलो, सब साथ में कोऑपरेट करके चलो, है ना। तो इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो है कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन। Next one is impulsive expression versus moral standards. All societies have the regulate impulses to some degree. Sex and aggression are two areas in which our impulses most frequently conflict with moral. सारी सोसाइटी के एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होते हैं, ठीक है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं हर्ट होंगे। Then दूसरा है home environment. The faulty upbringing at home and unhealthy, unpleasant relationship among the members of the family are the potential source of conflicting for children. Overprotection, dominance and negligence by parents make the children shy and social phobic. जब होम एनवायरमेंट ही अनहेल्दी हो, जब पेरेंट्स के बीच में अनबनाव हो, है ना, तो उसका असर कहीं ना कहीं बच्चों पे पड़ता है। चाहे वो फिर ओवर प्रोटेक्शन हो, दादा दादी जैसे हमारे घर में रहते हैं जॉइंट फैमिलीज में, तो एक ओवर प्रोटेक्शन हो जाता है, एक डोमिनेंस हो जाता है। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा निग्लेक्ट होता है, तो ये सारी चीजों का असर बच्चों पे पड़ता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे शाई और सोशली फोबिक हो जाते हैं, मतलब उनको सोशली इंटरेक्ट करने में तकलीफ होती है। दूसरा है स्कूल एनवायरमेंट, अनप्लेजेंट स्कूल और कॉलेज, dominant role of teachers, faulty methods of teaching, denial of opportunities for self-expression,
contradictory demands of teachers and classmates are the basic of conflict of youngsters. So ये होता है ना कि जब स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, टीचर ज्यादा डोमिनेंट हो या फिर टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा ना हो, है ना, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो, तो ये सारी चीजें जो यंगस्टर्स है उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं. Occupational environment, improper working environment, dissatisfaction with the working conditions and career fulfillment, unsatisfactory relationship with colleagues or authorities, lack of salary and securities, etc. Occupational environment क्या होता है? जहाँ पे हम काम करते हैं. तो जब हम अपने काम से खुश नहीं हैं, हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, कैरियर को जो हमारे गोल है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, हम अनसेटिस्फाइड रह रहे हैं, है ना, कि हमारे कोलीग्स जो है वो साथ में अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे, तब जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल कॉन्फ्लिक्ट. दूसरा है सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट. द taboos, inhibitions and the negative attitude towards sex are cause of many sex conflicts in the mind of the youth as well as the adults. Frustration suffered due to the lack of opportunities is also responsible for many conflicts. And the rules and regulations of the society also are responsible. Social and cultural environment. हमारे सोसाइटी में एक क्या कहते हैं एटीट्यूड सेट है सेक्स को लेके, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो यंग बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये चीजें असर करती है, फ्रस्ट्रेशन कॉज करती है कि उनको या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है या प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया जाता है ना पर्टिकुलर सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो तब वो लोग जो सफर करते हैं उस चीज को कहते हैं फ्रस्ट्रेशन सफर ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्फ्लिक्ट. अब ये तो हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन सी चीजें कॉन्फ्लिक्ट को कॉज करती है ना. अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन क्या है, उसका उपाय क्या है. एक्सेप्ट ईच डिजायर एज इट अराइव्स विदाउट जजमेंट और रेसिस्टेंस. हमें जो भी हमारी डिजायर है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि वो आती है, विदाउट जजिंग और विदाउट क्या कहते हैं रेसिस्टेंस, मतलब उसको रोके बिना, जो भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. रिमूव द बैरियर्स फॉर मेकिंग योर ओन चॉइसेस बट ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स. इट मे heighten emotional blockade and for this recap adopt meditation, play therapy. हमारी लाइफ में जो बैरियर्स है उसको हटा के, जो हमारी कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर है उसको हटा के हमें हमारे जो इमोशंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, प्ले थेरापी अडॉप्ट करनी चाहिए, है ना. इन कूल माइंड थिंक द गोल ऑफ योर लाइफ, द पर्पस ऑफ द डिजायर एंड choose the better one in tune with inner voice, socially acceptable as well as morally sound. जब भी आप किसी चीज को लेके कश्मकश में हो तो आपको देखना चाहिए कि आपका जो पर्पस है, डिजायर है, वो एक अच्छा हो. आपकी अंदरूनी आवाज को सुनो, अब देखो वो सोशली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो मॉरली साउंड करता है कि नहीं, कि उससे कहीं से किसी का मॉरल तो हर्ट नहीं हो रहा है ना. फॉलो the opt desire with full zeal and enthusiasm and do it with pleasure and live with it. आपने जो भी चीज डिसाइड की है उसको एकदम एंथुजियाज्म से आप उसको जीना सीखो. Postponing the desire should be always temporary. Believe in the concept of balance. कॉम्प्रोमाइज, मतलब ये नहीं है कि आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, बट यस आप उस चीज को लेके चलो कि हाँ मैं अगर कॉम्प्रोमाइज करता भी हूँ तब भी मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा या फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपनी डे टू डे लाइफ में. अब है स्ट्रेस. स्ट्रेस को हम हिंदी में कहते हैं तनाव. तनाव अच्छा भी होता है, तनाव बुरा भी होता है, ठीक है.
पॉजिटिव तनाव क्या है, पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है कि आपको वो स्ट्रेस किसी चीज को अचीव करने में हेल्प करता है, और नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि वो आपको एक नेगेटिविटी में ले जाता है। एग्जाम स्ट्रेस इज अ गुड स्ट्रेस, ठीक है, बट जो स्ट्रेस आपको डिप्रेशन में ले जाए वो आता है नेगेटिव स्ट्रेस में। तो चलो ये तो इंट्रोडक्शन था, अब देखते हैं क्या है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम एनी सिचुएशन और थॉट दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, नर्वस, वरीड एंड टेंस। स्ट्रेस कहीं से भी आ सकता है, किसी भी सिचुएशन में से, ठीक है। आपके वो थॉट्स भी हो सकते हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट करते हो, गुस्सा करते हो, नर्वस करते हो, वरीड करते हो, टेंस करते हो। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरनल कंडीशन कॉजिंग टिश्यू डैमेज for beyond daily wear and tear of living. We define stress as an internal state which can be caused by physical demands on the body or by environment and social situations which are evaluated as potentially harmful, uncontrollable or exceeding our resources for coping. तो स्ट्रेस क्या है? एक इंटरनल स्टेट है, ठीक है, जो कॉज करता है हमारी फिजिकल डिमांड को। स्ट्रेस कैन कॉज एनी फिजिकल क्या कहता है, डिसीज कंडीशन और बाय एनवायरमेंट एंड सोशल सिचुएशन। ये चीज एनवायरमेंट की वजह से भी हो सकती है, कोई सोशल सिचुएशन हो वो भी हमें कॉज कर सकता है, ठीक है। और जो स्ट्रेस होता है वो हार्मफुल होता है और अनकंट्रोलेबल होता है, वो हमारे कंट्रोल के बाहर होता है ना वो। और एक्सीडिंग आवर रिसोर्सेज फॉर कोपिंग, जो हमारी कोपिंग स्ट्रेटेजी है या फिर जब हम कोप करना चाहते हैं उसको पार कर लेता है ये स्ट्रेस, तभी हमें स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस हमारा इंटरनल स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी की फिजिकल डिमांड जो होती है वो आती है, एनवायरमेंट फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल सिचुएशंस भी होती है कि जब हमें तनाव पैदा करती है। अब जो तनाव पैदा करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेसर्स। एक होता है तनाव, और जो तनाव को पैदा करता है, तनाव को पैदा करने का कारण, तो उसे कहते हैं स्ट्रेसर्स। व्हाट आर द स्ट्रेसर्स? स्ट्रेसर्स मे बी डिफाइंड एज एनी स्टिमुलेंट्स दैट ऑकर्स इन सफिशिएंट अमाउंट टू कॉज स्ट्रेस। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्ट्रेसर जो होता है वो स्ट्रेस को कॉज करता है, मतलब एक कारण है। तो कौन से कारण हो सकते हैं स्ट्रेस को कॉज करने के? पहला है external environmental stressor. It mainly includes congenital condition at home, neighbors, community and workplaces. It also includes mutual rivalries, fighting, improper behavior, unnecessary criticism, frustrated living, etc. It also includes natural and man-made catastrophes such as earthquake, flood, loss of loved ones, robbery, cheating, communal violences, etc. तो एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या है? वो है हमारा घर, आस पड़ोस में, कम्युनिटी में, वर्क प्लेस में, जब भी कोई क्या कहते हैं अनकंजाइनल कंडीशन हो, मतलब जो कंडीशन स्ट्रेस को बढ़ावा दे, ठीक है। जैसे इम्प्रॉपर बिहेवियर हो गया, कोई अननेसेसरी आपको क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज कर गया, आपकी लिविंग फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो किसी भी चीज को लेके हो सकता है। वो मैन मेड भी हो सकता है, वो नेचुरल कैलामिटीज जैसे हमने पहले बात की, अर्थक्वेक, फ्लड्स, या आपका कोई अपना मर गया हो, कोई आपके घर में चोरी हो गई हो, तब भी आपको स्ट्रेस होता है ना, या फिर किसी ने आपके साथ चीटिंग कर ली हो, कोई वायलेंस हुआ हो, तो ये है एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। स्ट्रेसर्स होता है स्ट्रेस का कारण। इंटरनल psychophysiological stresses. So type of personality, जो हमारी पर्सनालिटी है वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसर का काम करती है। टाइप ए, दे ऑलवेज रिमेन इन हरी, कॉम्पिटिटिव, एम्बिशियस, वर्कोहॉलिक्स एंड टाइम कॉन्शियस। ये वो लोग हैं जो हमेशा ही जल्दी में रहते हैं, कॉम्पिटिटिव है, बहुत हाई इनकम एम्बिशियंस है, वर्कोहॉलिक है, टाइम के बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी स्ट्रेस कॉज करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पीपल विद वीक साइकी, डिमांड सेल्फ कॉन्फिडेंस
They are always anxious, fearful and negative in thinking. जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग हमेशा ही सारी चीजें जल्दी जल्दी में करते हैं, तो जब कोई चीज नहीं होती होगी तो ये चीज उनको स्ट्रेस कॉज करती है. People with low stress tolerance capacity, the easily get stressed due to minor changes in day-to-day life. Physiological factor like poor health, sleeping disorder, alcoholism, drug addiction, etc. तो जब फिजियोलॉजिकल फैक्टर है वो हो सकता है कि उनकी हेल्थ अच्छी ना हो, उनको कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है ना, शराब की आदत भी हो सकती है, ड्रग को एडिक्टेड भी हो सकते हैं. तो ये सारी चीजें भी स्ट्रेस को कॉज करती है. अब देखते हैं स्ट्रेस की साइकिल क्या है. ठीक है, जब आपको स्ट्रेस होगा मतलब जनरेशन ऑफ स्ट्रेस होगा, वो चीज कॉज करेगा स्ट्रेस ओवरलोडिंग एंड परसिस्टेंस. वो स्ट्रेस एकदम ज्यादा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, फिर उसका असर पड़ेगा आपकी साइकोलॉजिकल और बॉडीली डिमांड पे. फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डैमेज ऑफ द बॉडी, या तो आपको बुखार आएगा या आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे. ठीक है, वो कॉज करेगा डिस्ट्रेस, मतलब आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं होगी, आप जो पहले अच्छे से काम कर पाते थे, प्रोडक्टिव काम कर पाते थे, वो नहीं कर पाओगे. वो कहीं ना कहीं कॉज करेगा सोर्स ऑफ द स्ट्रेस. अब वो देखेंगे कि फिर ये जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस है वो क्यों है, इंटरनल की वजह से है या एक्सटर्नल की वजह से है. ठीक है, तो वो अगेन फिर से जाके क्या करेगा, जनरलाइजेशन ऑफ स्ट्रेस. तो ये है स्ट्रेस साइकिल. एक स्ट्रेस है वो बड़ा, फिर उसका ओवरलोडिंग हो गया, उसका असर हुआ हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव पे, फिर वो स्ट्रेस कॉज करता है, फिर हम डिस्कम्फर्ट अनहैप्पी फील करते हैं, हमारा कोई काम होगा वो उसमें प्रोडक्टिविटी कोई नहीं होगी. ठीक है, उसके बाद आता है सोर्स ऑफ स्ट्रेस, के फिर पता चलता है कि ये सोर्स क्या है, इंटरनल सोर्स की वजह से है या फिर एक्सटर्नल सोर्स की वजह से है. Next, adaptation to stress. The individual, after receiving alarming signals about the impact of stress, tries to resist the negative effect of the stress by following mechanism: biological adaptation, change in the nervous system and endocrine system, increased muscle tone, pumping stored sugar into blood, change in the breathing and respiration, etc. तो जब आप अडेप्टेशन टू स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस को अडेप्ट करने जाओगे तो आपके शरीर में बायोलॉजिकल अडेप्टेशन, मतलब आपका शरीर कैसे स्ट्रेस को अडेप्ट करेगा, तो उसमें होता है जो आपकी नर्वस सिस्टम है ना, उसमें चेंजेस होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में चेंजेस होंगे, जिससे कि इंक्रीज आपका मसल टोन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो आपका शुगर है, पंपिंग स्टोर्ड शुगर इन द ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाएगा, चेंजिंग इन ब्रीथिंग, आपकी ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाएगी. देन साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन, देयर आर टू: टास्क ओरिएंटेड एडेप्टेशन एंड ईगो डिफेंस ओरिएंटेड एडेप्टेशन. सो टास्क ओरिएंटेड एडेप्टेशन क्या है? वी हैंडल स्ट्रेस ब्रिंगिंग चेंज इन सेल्फ एंड अल्टरिंग एनवायरनमेंट. जब हम किसी भी स्ट्रेस को हैंडल करने जाते हैं, या तो फिर हम अपने आप में चेंज ला लेते हैं, या फिर हमारा जो काम करने का तरीका है या फिर स्ट्रेस को डील करने का तरीका है उसके एनवायरनमेंट में हम चेंज कर लेते हैं. वी मे यूज अटैकिंग बिहेवियर, विथड्रॉवल बिहेवियर और कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर. हम कोई भी बिहेवियर चूज कर सकते हैं स्ट्रेस को अडॉप्ट करने के लिए, कि हम उस बिहेवियर को एज अ चैलेंज लेते हैं, या फिर हम छोड़ देते हैं, या फिर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. ठीक है, the coping may be defined as changing cognitive and behavioral efforts to manage external and internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of person. People may use general coping measures or formal coping measures. General coping measures में क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन रिस्पॉन्स होता है, मैनिपुलेट स्ट्रेस सिचुएशन, जो भी आपकी स्ट्रेस की सिचुएशन है उसे मैनिपुलेट कर दो. इंफॉर्मेशन सीकिंग, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम मोर क्लियरली.
इनहिबिशन, डूइंग नथिंग, नो रिस्पॉन्स, हमें कुछ नहीं करना, बस हम ऐसे ही बैठे रहेंगे. टर्निंग टू अदर्स फॉर इमोशनल सपोर्ट, जब हम किसी से बात करेंगे अपने स्ट्रेस को लेके तो हमारा कहीं ना कहीं टेंशन थोड़ा रिलीज होगा, तो हमें इमोशनल सपोर्ट मिलेगा. ये था जनरल कोपिंग मेजर्स. डायरेक्ट एक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है, जो स्ट्रेस की सिचुएशन उसको मैनिपुलेट कर दो. इंफॉर्मेशन सीकिंग, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्लियरली. इनहिबिशन, डूइंग नथिंग, नो रिस्पॉन्स एंड टर्निंग टू अदर्स फॉर इमोशनल सपोर्ट. फॉर्मल कोपिंग मेजर्स, information providing technique, health education to patient. Biofeedback technique, relief from pain and stress. Relaxation technique, meditation, yoga, etc. Cognitive restructuring, structuring, pessimistic and optimistic thinking. तो ये था general coping measures and formal coping measures कि हम स्ट्रेस को कैसे कोप करेंगे. तो आज हमने देखा फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस के बारे में. थैंक यू.